नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक सामाजिक पारिवारिक कहानी है जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित होकर एक काल्पनिक कहानी बनाई गई है। तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय। दो बेटों के बीच अकेली बेटी सृष्टि, अच्छे संस्थान से एचआर में एमबीए, लंबी और खूबसूरत भी। पिता हरे कृष्णा की आर्थिक स्थिति अच्छी है। सृष्टि के विवाह को लेकर सभी अच्छी कल्पना और कामना से भरपूर है। सृष्टि की आर्थिक स्थिति दोनों श्रेष्ठ है, अतः इस परिवार का अनुमान है कि ऐसे लड़के को वो ढूंढ ही लेंगे जो सबके चाहतों को पूरा करता हो। सृष्टि ने चुनौती दी, पापा आप लड़का तलाशो, मैं नौकरी तलाशती हूँ। हरे कृष्णा सुरूर में देखे, किसकी तलाश पहले पूरी करती है। अनुमान अक्सर गलत हो जाते हैं। कल्पनाएं और यथार्थ पे भूमि पे उतरी तो ज्ञात हुआ सृष्टि जैसी श्रेष्ठ लड़की का विवाह भी उतना आसान नहीं है जितना सोचा जा रहा है। सृष्टि की तलाश पहले पूरी हो गई। उसे पूना की अच्छी कंपनी में रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूटिव का जॉब मिल गया। कंपनी में नौकरी की चाह लिए आने वाले आवेदकों का बड़ी कुशलता से इंटरव्यू लेने लगी। सिलेक्शन प्रक्रिया के पहले वो चरण में जिसे योग्य पाती उसे तुरंत बॉस के पास भेज देती। जल्दी वो अपने काम को एंजॉय करने लगी। हरे कृष्णा की तलाश जारी है। सृष्टि को अपनी नुमाइश करनी पड़ती है। वो बहुत संस्कारी बनकर लड़के वालों के सम्मुख प्रस्तुत होती है। प्रयास जारी है। उप पुलिस अधीक्षक लड़का, सीए, इंजीनियर, हर तरह की कोशिशें की गई। कोई ना कोई बहाना बना लड़के वाले दो टूक जवाब दे देते। हरे कृष्णा और अनुराधा निराशा और अपमान से गुजर रहे हैं। सृष्टि मानसिक उत्पीड़न और हिंसा के बोझ से वह खुद को लेकर आश्वस्त थी। सोचा ही नहीं था कि कोई लड़का रिजेक्ट भी कर सकता है। सोचा ही नहीं रिजेक्शन के कैसे कैसे कारण होते हैं। वह देखने दिखाने से तंग आ गई थी। एक दिन बहस पे उतर आई, माँ लड़का ही क्यों, लड़की भी पसंद कर सकती है। लड़की क्यों नहीं लड़का पसंद या नापसंद कर सकती। मेरे पास डिग्री है, नौकरी है, कॉन्फिडेंस और क्वालिटीज है। इन सब के बावजूद मुझे सिलेक्शन का अधिकार नहीं है। सृष्टि अब तो लड़की वाले भी लड़के को देखती है, तुमने भी देखे हैं। गलत। लड़की लड़के को नहीं देखती है, खुद को दिखाती है। लड़की को लड़का पसंद है या नहीं ये कोई जानना भी नहीं चाहता। तुमने कभी नहीं पूछा मुझे कौन सा लड़का पसंद है। समाज का यही चलन है। समाज में क्या क्या बदल गया माँ, और क्या क्या नया आ गया। बस ये कायदा और नियम नहीं बदल रहा, जबकि इस नियम पे चलने वालों को मुंह की खानी पड़ती है। मेरा बस चले तो ऐसे नियम बना दूं कि लड़के वाले लड़की वालों को दहेज दे। आखिर लड़की जिंदगी भर लड़के और उसके परिवार की खिदमत में रहती है। सृष्टि तुम बहुत भोली हो। तुम्हें हम लोग बहुत सी बातें नहीं बताते हैं कि तुम्हें बुरा लगेगा। एक लड़के के पिता ने तो तुम्हारे पापा से ये तक कह दिया कि एक बार ले देकर आप अपनी लड़की से छुटकारा पा जाएंगे। उसका जीना मरना, हारी बीमारी, तमाम खर्च जीवन भर हमको उठाने होंगे। सृष्टि लगभग चिल्ला पड़ी, ओ गॉड, ऐसी कैलकुलेशन। माँ मैं शादी ही नहीं करूंगी। जहां संयोग होगा आसानी से बात बन जाएगी। परेशान क्यों होती हो। मेरी शादी नहीं हो रही है इसलिए मैं परेशान हूँ। तुम इस तरह से क्यों सोच रही हो माँ। मैं अपनी नौकरी में खुश हूँ। सचमुच शादी नहीं करूंगी। अकेली लड़की का रहना आसान नहीं है। रिश्तेदार वैसे भी जब जब पूछते रहते हैं कि सृष्टि की शादी कब कर रहे हैं। हम सेमी अर्बन सेमी रूरल वाले सजा भुगत रहे हैं। सामंती संस्कार हमसे छूट नहीं रही है। हम खुद को बहुत आधुनिक मानते हैं, तब भी ये संस्कार अपभ्रंश के रूप में हमारे दिमाग में मौजूद है। तुम और पापा लड़के वालों के हाथ जोड़ते फिरते हो, जबकि मेरे ऑफिस की कुछ लड़कियां लिव इन रिलेशनशिप में हैं और खुश भी हैं। उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। सृष्टि कोई भी तरीका या प्रथा ऐसी नहीं है जहां दिक्कत ना हो, पर ये लड़कियां मेरी तरह नुमाइश नहीं करती। ये लड़के वाले बड़े चालाक बनते हैं। इन्हें सुंदर, शिक्षित, स्वस्थ, सलीकेदार लड़की चाहिए और लाखों का दहेज भी चाहिए। फिर भी तेवर तो ऐसा होता है जैसे लड़की का उद्धार कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं सोचते कि इस तरह से कोई आत्मविश्वासी लड़की अपना आत्मविश्वास खो बैठती है। मुझे लड़के वालों की मेहरबानी नहीं चाहिए। शादी नहीं करूंगी। घर में कभी मस्ती का माहौल होता था, अब मातम का है। सृष्टि का जो आत्मविश्वास माता पिता को प्रभावित करता है वो द्रवित करने लगा। सबकी चाहतों को पूरा करने वाला लड़का आकाश कुसुम की तरह होता है। आकाश कुसुम को पाने की जिद नहीं छोड़ोगे तो सृष्टि आत्मविश्वास खो देगी। समझौता किसे नहीं करना पड़ता, बल्कि करना चाहिए। अपनी कल्पना और कामना को थोड़ा नीचे लाना होगा। तो यह श्रेयस अपने माता पिता और भैया भाभी के साथ सृष्टि को देखने आ रहा है। इकलौता नहीं है, लेकिन अनुराधा को तो संतोष है। बड़े भाई और 3 विवाहित बहनों के बाद सबसे छोटा है। सृष्टि का दायित्व का भार नहीं पड़ेगा। हरे कृष्णा को संतोष है। श्रेयस के पिता कृषि महाविद्यालय के रिटायर्ड प्रिंसिपल है और फाइनेंस में एमबीए। श्रेयस का पैकेज 15 लाख है। उधर सृष्टि इन सब से बहुत व्यथित थी। बड़ी आरजू मिन्नत के बाद आने को तैयार हुई। आ रही हूँ माँ, पर लड़के वालों ने दम दिखाया तो सबक जरूर सिखाऊंगी। लड़की वालों को नर्म होना चाहिए। ठीक है माँ, नर्मता से ही सबक सिखाऊंगी। लड़कों वालों के लिए होटल में 2 रूम बुक कर दिए गए। मेहर समीप होने से जो लोग शारदा देवी के मंदिर भी जाएंगे, होटल के माध्यम से मेहर के लिए बड़ी गाड़ी बुक की है।
सृष्टि का बड़ा भाई और भाभी मिर्जापुर में रहते इसलिए नहीं आ सके। माता पिता के साथ रहता सृष्टि का छोटा भाई हर्ष मुस्तैदी से तैयारी में लगा है। हर्ष अपनी बाइक से श्रेयस को और हरे कृष्ण कार से बाकी लोगों को रेलवे स्टेशन से होटल ले आए। पिता पुत्र का चेहरा ऐसा हो रहा है मानो कृतार्थ किए जा रहे हैं। शाम को बाइक और कार से मेहमान घर लाए गए। बैठक की सजावट देख संभावित लेन देन का अनुमान बनेगा। ऐसी प्रायोजित अवसर पर यही तयशुदा बातें होती हैं जिनका जिक्र बायोडाटा में साफ साफ छपा होता है। हरे कृष्णा जी, आपका बड़ा बेटा क्या करता है? बहू कहाँ की है? आपका नेटिव प्लेस और परिवार में कौन कौन है? हरे कृष्णा और अनुराधा कभी हंसते कभी मुस्कुराते और वही बता रहे थे जो सृष्टि के बायोडाटा में लिखा था। ऐसे मौकों पर लड़की वालों को बेवजह ही हंसना पड़ता है और खुशहाल मिलनसार परिवार जान पड़े ऐसा लगाना पड़ता है। संकेत मिलने पर हर्ष सृष्टि को बुला लाया। जींस टॉप सृष्टि की फेवरेट ड्रेस है, लेकिन लड़के वालों के सम्मुख भारतीयता पर जोर देना चाहिए। वह सलवार कुर्ते और अत्यधिक सलीके से डाले हुए दुपट्टे के साथ प्रस्तुत हुई। अतिथियों की खोजी नगरी सृष्टि पे और बायोडाटा से काफी कुछ मालूम होने के बावजूद श्रेयस की अल्प शिक्षित माँ ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? और उन्होंने अधिक कोई मूर्खता न दिखाते हुए पूछा, एमबीए कौन कॉलेज से की हो? यद्यपि बायोडाटा में संस्थान का नाम अंकित है, सिम्बायोसिस पूना। श्रेयस के पिता बोले, तुम पूना में जॉब करती हो? श्रेयस दिल्ली में। कैसे होगा? सृष्टि बोली, तमाम लड़कियां जॉब कर रही हैं, मैनेज हो जाता है। नीति, श्रेयस की भाभी, नौकरी नहीं करती? कह के पिता इस तरह से मुस्कुराया जैसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बात से साफ पता चलता था कि वो लोग सृष्टि को नौकरी करने देंगे कि नहीं। सृष्टि की इच्छा हुई, कह दे, हो सकता है नीति जी मेरी तरह डिजर्विंग ना हो सकता है वो खुद नौकरी ना करना चाहती हो, और हो सकता है कि नौकरी मिली ही ना हो। पर ये सब कुछ नहीं कहा, वरना लड़की बहुत तेज है का ठप्पा लग जाएगा। डिनर के बाद हर्ष सृष्टि और श्रेयस को छत पे छोड़ गया कि श्रेयस सृष्टि से कुछ पूछना चाहता है तो पूछ ले। श्रेयस ने अब तक कई लड़कियों को छोड़ा है। एक लड़की से एक तरफा प्रेम भी किया है, 2 लड़कियों से ब्रेकअप भी हो चुका है, 3 लड़कियों को रिजेक्ट भी किया है और 2 लड़कियों को लटकाए हुए कि सोचने के लिए वक्त चाहिए। इस वक्त असमंजस में शांत बैठा है। आत्मविश्वास से भरपूर सृष्टि रोमियो टाइप लड़कों को टाइट करना जानती है। अपने बॉस के गलत इरादे को नेस्तारभूत कर चुकी है। आवेदकों का इंटरव्यू कुशलता पूर्वक लेती है, पर वो भी इस वक्त असमंजस में शांत बैठी है। आगे श्रेयस ने बात शुरू की, आप पूना में जॉब करती हैं, मैं दिल्ली में। डिस्टेंस मैरिज में फैमिली लाइफ प्रभावित हो जाती है। दोनों मिलकर एडजस्ट करें तो कोई परेशानी नहीं होती है। वैसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे दिल्ली के ऑफिस में भेज दिया जाए या जॉब छोड़ के दिल्ली में दूसरे जॉब के लिए ट्राई कर लूंगी। कहते हुए सृष्टि ने निर्णायक नजर से श्रेयस को देखा। लंबा है, हैंडसम है, सामने के बाल गिर गए हैं, पर केश पतन से भव्य दिखता ललाट इसे बुद्धिमान दर्शा रहा है। नौकरी नहीं छोड़ना चाहती? लड़कियों को खुद को साबित करने का मौका मिलना चाहिए। मैं आपको कैसा लगा? पसंद हूँ? सृष्टि को प्रश्न आकस्मिक कम अस्वाभाविक ज्यादा लगा। अभी तक जिन लड़कों से सामना करना पड़ा वो पसंद नहीं बल्कि नापसंद करने आए। यह पहला है जो खुद को पसंद करवाने आया है। वो बोली, पहले आप बताइए। श्रेयस ने एक बहुत ऊपर चढ़ाई। लड़की बुद्धिमान है, सोच समझ के उत्तर दे रही है। मैं आपकी स्टाइल से प्रभावित हूँ, लेकिन आप थोड़ी मोटी हैं, आगे चल के अधिक मोटी हो सकती हैं। मोटापा कम करना होगा। सृष्टि ने माना लड़के वाले अपनी कल्पना से कितना ही नीचे खिसका लाए, इनके अहंकार में फर्क नहीं पड़ता। अब तक के अनुभव और अनुमान से उसके जेहन में दबाव बनाने लगे। अब तक बात नहीं बन पाई, लेकिन क्योंकि लेन देन लड़के वालों को जम नहीं रहा था इस तरह से मुंह पर, लेकिन किसी लड़के ने उसे मोटी नहीं कहा। बड़ा घाघ है, सीधे मोटी। बाद में पता नहीं और क्या क्या कहेगा। इसे पाठ पढ़ाना पड़ेगा कि लड़के वाले सर्वश्रेष्ठ नहीं होते, उनमें भी कमियां होती हैं। हाँ, आप थोड़ा टकलू है। क्या मतलब? मैं एक्सरसाइज और डाइट कंट्रोल से मोटापा कम कर लूंगी, लेकिन आप बाल कहां से लाएंगे? कहना क्या चाहती हैं आप? श्रेयस की अचंभित उंगलियां अनायास चकरा रहे माथे पे जा टिकी। सोचता था खुश होकर कहेगी कल से एक्सरसाइज शुरू कर देती हूँ। ये केश पतन बता रही है। क्या आप मेरी कमी बता रही हैं? आप भी तो, आपको सब अच्छा चाहिए तो मुझे भी तो अच्छा चाहिए। कहते हुए सृष्टि को लगा उसने अपने आत्मविश्वास को वापस पा लिया है। इधर श्रेयस को लगा श्रेष्ठता खोकर हीन हो गया है। सीधे टकलू कह दिया। ऐसी मुफ्त लड़की के साथ गुजर। नो मैन, ये नादान बेवकूफ है या दम्भी है? जो भी है, ऐसी लड़कियां फ्लर्ट करने के लिए बेहतर है, शादी करने के लिए नहीं। उसका मुंह सूख गया। आगे कुछ कहने पूछने की इच्छा नहीं हुई, बल्कि साहस हो ही नहीं रहा था। बस इतना कहा, नीचे सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। वे लोग चले गए, एक बार फिर नाकाम हुए। सृष्टि की बेफिक्री तो देखो। श्रेयस को टकलू कहकर गुड़ गोबर कर दिया और अब पूना के लिए रवाना होते हुए कह गई कि वो लोग फोन नहीं करेंगे, तुम लोग कॉल करके बेवजह बिल्कुल नहीं गड़बड़ाओगे। आप लोगों ने क्या फैसला किया? सप्ताह बीत गया।
श्रेष्ठी के पिता श्रेष्ठी के व्यवहार से लज्जित हरे कृष्णा जी पिता को फोन करके माफी मांगने का भी साहस नहीं कर पाए। वे सुस्त बैठे थे कि श्रेयस का कॉल आ गया। हरे कृष्णा ने आदर से बात की और श्रेष्ठी का मोबाइल नंबर पूछा। उसने उम्मीद का सिरा थामते हुए हरे कृष्णा ने नंबर दे दिया। अनुराधा ने श्रेष्ठी को समझाते हुए थोड़ा तमीज से बात करने की सलाह दी। सलाह पे श्रेष्ठी ने गौर नहीं किया। श्रेयस जिस टोन में बात करेगा उसी टोन में बात करूंगी। वो अकड़ेगा तो वो भी अकड़ेगी, वो तमीज दिखाएगा तो वो भी दिखाएगी। श्रेयस के कॉल पे श्रेष्ठी सदमा खाई सी लगी। नकारात्मक भाव के कारण नहीं, श्रेयस के सकारात्मक भाव के कारण। श्रेष्ठी, उस दिन तुमने मेरा बड़ा इंटरव्यू लिया। जानना चाहता हूँ मैं रिक्रूट हुआ ये नहीं। क्या मतलब? मैं जब तुम्हारे घर से चला गुस्से और नफरत से भरा हुआ था। मैं लग रहा था कि जब तक तुम्हें कॉल करूं और 2-4 खरी खोटी बातें सुना दूं। मेरा उतरा हुआ चेहरा देख के भाभी अलग सता रही थी। लंगूर को हूर मिल रही है, और क्या चाहिए। जब मेरा गुस्सा शांत हुआ तब मुझे लगा तुम्हारी साफ कोई में मेरा गुस्सा नहीं प्रेरित होना चाहिए। मैं समझी नहीं। तुमने टकलू कहकर मेरी कमी बताई, तब मुझे बुरा लगा। लेकिन अरे, टकलू कहने का मेरा इरादा नहीं था, बस जुबान फिसल गई। तुम्हारी जुबान नहीं फिसलती तो मैं अपनी सोच नहीं बदल पाता। अब लग रहा है रिजेक्शन लड़की को कितना निराश करता होगा। लड़के वाले छोटी छोटी नामालूम सी कमियां निकाल के और फिर कमियां ढूंढ भी लेते हैं, जिन कमियों पे आमतौर पे ध्यान भी नहीं जाता, और ऐसा करके अपनी बेवकूफी या घमंड साबित करते हैं। सच कहता हूँ, नीति भाभी के लिए पहली बार मुझे अफसोस हुआ। वो कैसे? भैया की तिलक की रस्म हो चुकी थी। पापा ने तब भाभी के पिता से अचानक ही कार की मांग कर दी थी। उन्होंने कार दी क्योंकि तब शादी टूटती तो बहुत बदनामी होती। इतने में भी मम्मी भाभी से खुश नहीं है, कुछ ना कुछ कमी निकालती रहती हैं। अब मैं भाभी का फेवर करने से लगा हूँ। सो स्वीट। मैंने तीनों दीदियों को भी बहुत याद किया। उनकी शादी में मम्मी पापा ने बहुत पापड़ बेले थे। मजली दीदी के शादी के कार्ड छप गए। तब लड़के वालों का फरमान आया कि और कैश चाहिए। पापा ने शादी तोड़ दी। लड़के वालों ने सोचा नहीं था कि पापा ऐसी कठोरता दिखाएंगे। फिर तो लड़के वालों ने खूब फोन किए, हमारे भी कार्ड छप गए हैं, बदनामी हो रही है, आपको जो देना है दे दें, पर शादी होने दीजिए। पापा नहीं माने। बाद में दीदी की दूसरी जगह शादी हो गई और अच्छी हुई, पर उस समय घर में जो मनहूस माहौल बना था, हमारी बदनामी हुई थी। तुमने अनजाने में मुझे वो सब कुछ याद दिला दिया। मैं मानता हूँ लड़के फरिश्ते नहीं होते, उनमें भी कमियां होती है, और वो टकलू भी हो सकते हैं। कहा ना जुबान फिसल गई थी। तुम्हारी यही ईमानदारी मुझे अच्छी लगी। तुम मुझे बहुत पसंद हो, मोटापे के बावजूद। यदि तुम मुझे टकलेपन के बावजूद पसंद करो तो मैं इसे देखने दिखाने से उब गई हूँ। शादी नहीं करूंगी। तुम्हारे दर पे धरना दूंगा तब तो करोगी। हाँ, एक्सरसाइज मत करना, तुम मोटी ही अच्छी लगती हो। श्रेष्ठी ठहाका मार के हंस पड़ी। आप भी कोई बाल उगाने वाली क्रीम मत लगा लेना, टकलेपन के कारण आप बुद्धिमान लगते हैं। श्रेयस भी ठहाक लगाता। फिर तब तो तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय। फिर दोनों एक साथ जोर जोर से हंसने लग गए। इस तरह से श्रेष्ठी और श्रेयस एक दूसरे को कंफर्टेबल पार्टनर के रूप में मिल गए। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।